कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। हम फ्रिज नहीं हुए, हीटर हो गए और ऐसे गर्म हुए कि ज्वाला निकल पड़ी और हम अलग अलग हो गए। कौन सा सुख मिलता है बताओ? पहले एक साथ घर में 2 महिलाएं 4 महिलाएं थी तो काम बट जाता था। अब सुबह उठ करके चाय भी तुम्हें बनाना है, सफाई भी तुम्हें करना है, बोलो ना हाँ, सब कुछ तुम्हारे माथे पर। तुम्हें क्या लगता है अकेले हो जाने में सुख है? नहीं, अकेले हो जाने में सुख नहीं है। सबके दुख अब अकेले को सहना पड़ेगा और अकेले को उठाना पड़ेगा। पहले भरे पूरे परिवार होते थे। मुझे अच्छे से याद है, मेरी एक माँ थी। आपकी एक ही होती है क्या? नहीं, मैं सोचा मेरी अकेली एक थी। मेरी एक माँ थी और 3 भाभियां थी। भाभी 3 हो सकती तो माँ एक। 3 भाभियां थी, एक माँ थी। इतना बढ़िया सिस्टम था। एक चौका संभालती थी, एक बर्तन मांजती थी, एक झाड़ू पोछा लगाती थी, एक कपड़े धोती थी, एक सुखाती थी, एक उठाती थी। सब काम पता ही नहीं लग पाता था, कम हो जाता था। और तीनों चारों मिलकर के बड़ी इत्मीनान से काम करते थे। तुम्हें लगता है कि बाप रे इतना बड़े परिवार, सब कुछ है, सब मुझे ही करना पड़ेगा। हमें भ्रम है कि सब कुछ मुझे करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। हमें लगता है कि मैं ही सब कुछ करता हूं, मैं ही सब कुछ करती हूं। बड़ी भाभी तो, दीदी तो बैठी रहती है, काम ना धाम, देखो दिन भर मोबाइल ही चला रही है, काम तो मैं ही कर रही हूं। अच्छा, कभी बड़ी वाली कहती देखो ए निठल्ली, करती क्या है? एक काम बोलो वही ढंग से नहीं होता। अरे बाप रे, ऐसा तुमको लगा कि अकेले हो जाएंगे कितना अच्छा रहेगा। हो गए अकेले, क्या मिला? सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे माथे पर आ गई। साथियों, भारतीय संस्कृति संयुक्त परिवार की अवधारणा वाली संस्कृति है। हमारे यहां पर कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? लेकिन जहां पर पूरी वसुधा को कुटुंब कहा जाता है, उस देश में एक ऐसा नारा आया, हम 2 हमारे 2, छोटा परिवार। ऐसा नारा आ गया। सिर्फ जनसंख्या विस्फोट की वजह से माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्हें लगा कि यदि जनसंख्या ऐसी बढ़ती रही तो हमारे देश में सुख संसाधनों की कमी आ जाएगी, इसलिए उन्होंने छोटा परिवार, सुखी परिवार की अवधारणा दी। पर उन्होंने ये थोड़ी कहा था तुम अलग अलग रहने लग जाओ, टुकड़े टुकड़े में बट जाओ। एक साथ समूह रूप में रहने का वसुधैव कुटुंबकम। सारी वसुधा ही हमारा परिवार है। परस्परोपग्रहो सीवाना। जीव परस्पर में एक दूसरे का उपकार करते हैं, ऐसा आचार्य उमा स्वामी महाराज ने कहा। हम देखते हैं सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, सब एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। बिना सहयोग के कोई काम नहीं हो सकता।
परिवार के प्रत्येक सदस्य को एक दूसरे का सहयोग ठीक उसी का तरह करना चाहिए जिस तरह से शरीर के प्रत्येक अंग एक दूसरे का सहयोग प्रदान करते हैं। शरीर के प्रत्येक अंग, इस हाथ में खुजली चलती है, हाथ फटाफट आके खुजा देता साहब, बिना इसके बोले एकदम से खुजाना चालू कर देता है। इसको खुजली चली और ये तुरंत आ जाता है, अरे भाई थोड़ा तो टाइम लगाता, यहाँ खुजा बेटा खुजा, अब आया मजा नहीं, ये मजे लेते ही नहीं है, ये फटाफट आकर के कुछ करता है। हेल्प तो देखो, प्रेम हो तो इन दो आंखों की तरह, प्रेम हो तो इन दो आंखों की तरह, यहां देखना हो तो दोनों एक साथ देखती हैं, यहां देखना हो तो दोनों एक साथ देखती हैं, अलग अलग बिल्कुल नहीं भागती, और अलग अलग जो भाग जाती उसको तिरपट बोलते। काना भेड़ा त्रिपिटा जे जगमाही होए, इनसे बात तब करो जब हाथ में डंडा होए। तो क्या समझ रहे हैं? गजब की दोस्ती है। मैं आपको देख रहा हूं तो दोनों आंखें आपको देख रही हैं, यहां देख रहा हूं तो यहां देख रहे हैं, जहां देखता हूं, गजब की दोस्ती है भाई है? अब आप देखो, ये सब तो दोस्ती तक तो ठीक है, ये आंखों जितना हमदर्दी कोई दूसरा है ही नहीं। दर्द होता है पेट को, रोती है आंखें, दर्द होता है कमर को, रोती है आंखें, पिटाई पड़ती है गाल में, रोती है आंखें। अरे भाई जहां पड़े है वो रोए, लेकिन नहीं, ऐसे रहो। अपने परिवार में किसी को भी तकलीफ हो, आपकी आंखें नम हो जानी चाहिए। आप उसके साथ खड़े होकर के कहे चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, इतना कह देने मात्र से उसके भीतर जाना चाहिए। यही तो बात है। शरीर का एक एक अंग हमें सीख देता है, शिक्षा देता है। साथियों, तो जैसे शरीर का प्रत्येक अंग एक दूसरे के लिए सहयोगी सहभागी बनता है, वैसे ही एक परिवार है, वो परिवार पूरा एक शरीर है और हम उसके एक अंग हैं। हम उसके लिए हमेशा तत्पर तैयार हैं। अकेले की कोई पहचान नहीं होती, अकेले की कोई कीमत नहीं होती। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, कितने भी कमाऊ पुत क्यों ना हो, लाखों करोड़ों की संपत्ति क्यों ना हो, आप कहीं पहुंचते हैं तो सामने वाला आपका नाम तो पूछता ही है, लेकिन पूछता है आपके पिताजी का नाम क्या है, बाप का नाम पता, और तेरे बाप का नाम तुझे पता नहीं है, तो सामने वाला कहता चल भाई अपना कोई गजब हो गया, मेरी कीमत मेरे बाप के नाम से है। कलेक्टर हो या देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, क्या बाप का नाम चाहिए? चाहिए। बाप का नाम ना हो तो ऐसी औलादे नाजायज कहलाती। हाँ, जो नाजायज है उनको किसी प्रकार का समाज में कोई हक और कोई अधिकार नहीं होता है। इसीलिए हमारे नाम के साथ हमारे पिता का नाम जुड़ा हो और हमारे नाम के साथ हमारे परम पिता का नाम जुड़ा हो, हमारे धर्म का नाम। इसलिए अपने नाम के आगे पीछे जैन लिखने में गर्व महसूस करना, क्या क्या गर्व महसूस करना। जैन लिखो, लेकिन हम तो
अपने गोत्र में अटके पड़े हैं। कोई कासली वाल लिख रहा है, कोई बाकली वाल लिख रहा है, कोई टोंगा लिख रहा है, कोई छावड़ा लिख रहा है, कोई पाटनी लिख रहा है, कोई पाटौदी लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। सब अपने अपने। जैन कब लिखोगे? सबने उन गोत्रों को अपने नाम के साथ जोड़ लिया। जाति को जितना आप प्रभावशाली बना करके अपने साथ जोड़ करके चल रहे हैं, जाति से बड़ा धर्म है। जाति से बड़ा धर्म है। आपने पीछे, नाम के पीछे यदि जाति लगा रखा है तो नाम के आगे जैन लगा लो। जैन कम थोड़ी हुए, इस जाति के चक्कर में कम हो गए। मैंने 2 चातुर्मास किए भोज कर्नाटक, बेलगांव डिस्ट्रिक्ट, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट और सांगली डिस्ट्रिक्ट, 2 महाराष्ट्र के और 1 कर्नाटक का। इन 3 जिलों में 10 लाख जैन रहते हैं। कितने बोलो? 10 लाख जैन 3 जिलों में। भोज की जनसंख्या यदि 18,000 है तो 18,000 में 8,000 जैन है। सद लगा जाओ तो वहां पर 8-10 हजार जैन। समनेवाड़ी जाओ तो वहां पर जैन। सब जगह यहाँ 5,000, 2,000, 8,000, 10,000 ऐसे जैन। और महाराष्ट्र के जनगणना 2011 का जो उठा करके देखते हैं तो पूरे महाराष्ट्र में जैनों की जनसंख्या 6 लाख। खाली 2 जिले में आपके 6 से 7 लाख होंगे, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में क्यों? अब उनके गोत्री ऐसे, गोत्री इस प्रकार के हैं कि आप क्या करो, चौगले, टारे, सदलगे, मुराबट्टे, धरणगुत्ते, हाँ, पाटिल, कोपन नंबर का है, कुप्पा नट्टे हैं। ऐसे ऐसे गोत्र हैं जिनको कहीं से कहीं तक जैन संज्ञा प्राप्त हो ही नहीं सकती, कोई मानते नहीं। इसलिए कुछ भी पीछे लिखो, आप बागड़ प्रांत में राजस्थान में चले जाओ, साय है, गांधी है, दोषी है, ये है। यदि हुम्बड़ों में चले जाओगे तो धीरावत है, मैयावत है, कोरावत है। ऐसे ऐसे नाम है कि आप पूछो मत। कौन कहेगा जैन? लोग जैन लिख ही नहीं रहे हैं। डायरेक्ट जनगणना होती है, अपना गोत्र भर देते हैं। यदि कॉलम में यहाँ धर्म की बात आती वहाँ जैन नहीं लिखेंगे तो अकबर बादशाह के समय 4 करोड़ थे और आज यदि 1 करोड़ हैं तो सिर्फ जाति हम पर हावी हुई है इस कारण से। अन्यथा ऐसा नहीं कि हमारे घरों में बच्चों ने जन्म लेना बंद कर दिया। बच्चे तो पैदा हो रहे, लेकिन जैनों में गणना नहीं आ रही है। आने वाले समय में भारत सरकार गणना करेगी। नियमावली में है, वो तो कोरोना की वजह से 2021 में होना था, वो रह गया। अब आने वाले समय में जब भी, अभी तो क्योंकि बिहार ने एक मुद्दा छेड़ रखा है जातिगत जनगणना का, कांग्रेस ने मुद्दा छेड़ रखा है जातिगत जनगणना का, तो इस कारण से उस राजनीति की वजह से हो सकता है विलंब हो जाए। लेकिन जब भी जनगणना हो, हमें अपने आप को जैन साबित करना ही है, तभी जाकर के हमारा संख्या बल बढ़ सकता है। अन्यथा हमारी कोई बकत ही नहीं है। आज यदि विधायक के लिए, सांसद के लिए हमें टिकट नहीं मिलती है तो क्यों? इसी कारण से, क्योंकि हमारी संख्या ही नहीं। आज तो जातिगत संख्या देखी जाती है कि भाई इनका प्रभाव क्षेत्र कितना है, कितने वोट इनके आ सकते हैं, है ही नहीं। कैसे?
और जिसने बचपन से राजनीति की है उसे मिल भी जाए तो लोग उसे जीतने नहीं देते। इसलिए इन सब बातों पर ध्यान रखते हुए राजनीतिक कद बढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि राजनीति में होने का मतलब है शक्ति से संपन्न होना। आजकल राजनीति होना ही शक्ति से संपन्न होना है। इसीलिए मोरारजी देसाई के टाइम पर 16 दिगंबर जैन सांसद थे पार्लियामेंट। कितने? 16। ताली गाली में जाने से कुछ फायदा नहीं है, अभी तो रोने का वक्त है कि आज एक भी नहीं है कोई प्रतिनिधि हमारा, किसी भी पार्टी से नहीं है। क्या करें? वो तो अच्छा है कि मोदी जी ने अभी आगरा से नवीन जैन को राज्यसभा से ले लिया, तो एक व्यक्ति राज्यसभा में वहां पर नवीन जैन पहुंच गए। बड़ा मुश्किल है। मैं आप सबसे कहता हूं कि हर क्षेत्र में, हर फील्ड में, खाली व्यापार अकेले में नहीं, हर फील्ड में हम आगे बढ़े। एक समय था इंदिरा गांधी के टाइम पर देश के गृह मंत्रालय पर गृह मंत्री के रूप में प्रकाश चंद जी सेठी गृह मंत्री थे। प्रकाश चंद सेठी नाम चलता था, गृह मंत्री तक बने, प्रधानमंत्री बनने की भी हैसियत रखते थे वे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, श्रीलाल गंगवाल मुख्यमंत्री रहे, सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री रहे। ये लोग मध्य प्रदेश को इन्होंने संभाला। एक समय था लालचंद जी जैन सागर से हमेशा जीतते रहे, समय था। धीरे धीरे करके राजनीतिक कद घटता चला गया और हम सिमट करके रह गए। क्यों? क्योंकि हमारे पास संख्या बल है ही नहीं। जैन तो हैं लेकिन रिकॉर्ड में नहीं है, और जब तक रिकॉर्ड में नहीं है तब तक कोई तुम्हें मानने वाला नहीं। तो साथियों, कि हमें अपनी बात यहां से वहां तक पहुंचाने के राजनीतिक सफर भी करना पड़ता है, अपना वजूद सिद्ध करने के लिए काम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।